आज की हमारी कहानी है अब पछताने से क्या फ़ायदा। अंजलि के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग अंजलि की तारीफ कर रहे थे। आदमी मान गए अंजलि मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने। और औरत, अरे मेहता जी, अंजलि जी की पार्टी ऐसे ही होती है और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब अपनी तारीफ से घमंड में चूर अंजलि सभी का अभिवादन कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी सास अनीता पर गई, जो पार्टी में खाना खाने आई थी। और अपनी सास को देखकर अंजलि का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए पार्टी से बाहर ले गई और चिल्लाकर बोली, अरे बुढ़िया, तू क्यों आई है यहाँ खाना खाने? एक दिन भूखी रहेगी तो मर जाएगी क्या? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मेरे मेहमान मुझसे बोल रहे थे कि ये नौकरानी हम लोगों की बराबर में खाना खाएगी क्या? तो मैंने कहा था ना कि तुम मत निकलना आज। मेरी तो बात ही समझ नहीं आती। या मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है तुमने? तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। ये बेशर्मी वाले काम करना बंद करो या फिर कहीं और चली जाओ। मेरी इज्जत का तो ख्याल रखा करो कम से कम। और घमंड के नशे में अंजलि ने अनीता को खूब खरी खोटी सुनाई। अनीता चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातें को सुनती रही और आंसू बहाती रही। और अनीता जी अपने मन में सोचने लगी, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का भी नहीं रहता, वो तो आता ही है फिनाश को लेकर। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई, बीते हुए समय में। घड़ी में रात के 4 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते कभी भौंकते तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइटें ऑफ थी और लोग गहरी नींद के आगोश में थे। लेकिन बिलासपुर के उस छोटे से टूटे से घर से रोशनी आ रही थी। 55 साल की अनीता सुबह जल्दी उठकर ठाकुर साहब के खेत पर सबसे पहले कटाई करने के लिए तैयार हो रही थी। अनीता जी मन ही मन बोल रही थी कि सबसे पहले काम पर जाऊंगी ताकि मालिक मेरी काम के लिए लगन देखकर खुश हो जाए और मुझे काम पर रख ले। अनीता जी की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उनके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। और कुछ देर बाद अनीता जी सुबह की पहली किरण के साथ घर से निकल जाती है। और घर से जाते हुए अनीता जी की बहू अंजलि बोली, अंजलि, माँ जी आज काम पर मत जाओ। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। और अनीता जी ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे बेटा, नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे काम पर जाना ही होगा। देख बेटा, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नज़दीक है ना? तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना? और अंजलि ने कहा, हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसे आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। तो अनीता जी बोली, क्या तय कर लिया है तूने? अंजलि ने कहा, यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी और मैं आपके साथ काम पर चला करूंगी। और उसकी बातों को सुनकर अनीता जी की
ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और कहा, बहू, ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा सिलेक्शन? क्यों नहीं करेगी तू परीक्षा पास? जरूर करेगी। अरे इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। और इतना बोलकर अनीता जी काम पर चली जाती हैं। अनीता जी अपनी बहू अंजलि को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। और इतना बोलकर अनीता जी काम पर चली जाती हैं। अनीता जी अपनी बहू अंजलि को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 2 साल पहले की बात है। फ्लैशबैक। अंजलि और परवीन की शादी हुई थी। परवीन आर्मी में था और एक आतंकवादी हमले में 1 साल पहले ही शहीद हो गया था। परवीन के जो भी पैसे मिले थे, अनीता जी के देवर और देवरानी ने धोखे से उन्हें अपने नाम करवा लिया था और अंजलि और अनीता जी को घर से निकाल दिया था। अनीता जी अंजलि को लेकर अपने गांव आ गई थी, लेकिन अंजलि और अनीता को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भूल सकते थे। अंजलि हमेशा भगवान से यह बोलती रहती थी कि अरे, जब मेरे परवीन को मुझसे दूर कर दिया तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान? आखिर क्यों? परवीन के बिना मैं कैसे जीऊंगी? अनीता जी, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होने का लिखा कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने अनीता जी को भी तोड़ दिया था। अंजलि की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। अनीता जी, बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है कभी भी। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना ही पड़ेगा। अंजलि, लेकिन माँ जी, कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया और जो पैसे मिले थे चाचा चाची ने लिए। अब हम दोनों क्या करेंगे? अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। अनीता जी, बहू, परवीन का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है, अगर हमें दुखी में देखेगा तो वो क्या खुश रहेगा? नहीं ना, हमें उसके लिए जीना होगा बेटा। अंजलि, लेकिन माँ जी, कैसे कैसे सब कुछ होगा? परवीन की कमाई से ही तो घर चलता था। अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? कैसे सारी चीज संभलेंगी? कैसे? बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी ना? तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूँगी। परवीन के पिता तो जब परवीन 3 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा बेटा। खेतों में काम किया और उसी से ही उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूँगी, और इस बार मैं अपनी बहू के लिए करूँगी। और उसकी बात को सुनकर अंजलि ने कहा, माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर लिया करूँगी। मैं संभाल लूँगी घर, माँ। नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अभी मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। बस मन लगा कर पढ़ और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और नौकरी की तैयारी कर। अनीता जी मजदूरी का काम करने लगती है
और अंजलि ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू कर दिया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना सब कुछ अनीता जी के ही कंधों पर था। इसीलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे अनीता जी की मेहनत और अंजलि की लगन के कारण उसने बीए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं हिम्मत ही हार चुकी थी। अरे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है बेटा। माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे साथ। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजलि नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए अंजलि थोड़ा परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे ही आते हैं। फिर अपनी सास से बोली, माँ, अब मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी, अब मैं आपके ही साथ काम करूँगी। तो अनीता जी बोलती है, जब मैं हूँ तो फिर किस बात की चिंता, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। आखिरकार अनीता जी के विश्वास और अंजलि की मेहनत का फल कुछ इंतज़ार के बाद मिल गया। अंजलि का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया था। उस दिन तो अनीता जी अंजलि को पकड़कर इतना रोई कि अंजलि को कहना पड़ा, माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों हैं माँ? ये आंसू जमा थे बहू, बहुत दिनों से। ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पोरों का बांध तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ बहू। ऐसा लगा कि अनीता जी और अंजलि की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जिंदगी एक और अध्याय लेकर अनीता जी के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस दिन जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बहुत बदल गई। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती थी। ऑफिस में सभी लोगों से बदतमीजी से बात करती थी, काम के बदले घूस भी मांगती थी, और नहीं देने पर उन पर अपना रोब जताती। एक दिन की बात है, अंजलि ऑफिस में बैठी किसी औरत को डांट रही थी। औरत, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ? अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा बस दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे के जो पैसे मिलेंगे उससे एक भैंस खरीद लूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। यह कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी बहू जो वहाँ खड़ी थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर अंजलि अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। अनीता जी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा।
उसे उनकी तपस्या याद आने लगी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल गया। अंजलि, आज मैं जो भी कुछ हूँ सब माँ जी के कारण ही हूँ, और जब मुझे सब कुछ मिल गया तो देखो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया मैंने, ज़रूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। यह सब क्या करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, और मुझे ये गलती सुधारनी है। अंजलि ने उनके मुआवजे की फाइल को पास किया और फिर ऑफिस से तुरंत अपने घर की ओर निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। उसने देखा कि माँ तो कमरे में नहीं है। उसने पूरे घर को देखा पर अनीता जी कहीं नहीं दिखी। अंजलि को याद ही नहीं था कि उसने अपनी सास को क्या बोला था कि तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती मेरी जान छोड़कर। और अंजलि अपनी सास को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढने में लगी हुई थी और अपनी सास को याद करके रोए जा रही थी। लेकिन अनीता जी तो जा चुकी थी, घमंड की दुनिया को छोड़कर बहुत दूर, सबसे दूर। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।